बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग कवर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज की इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हम लोग बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, बिहार डीएलएड में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट यह सेशन है। इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा देखिएगा। और इससे पहले ऑलरेडी मैंने 8 से 10 बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कराया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 से रिलेटेड कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का ये प्रीवियस ईयर का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और सबसे पहले हम लोग साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे, फिर हम लोग सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए सब लोग प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए। देखिए, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन भी होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा, उससे भी आप ध्यानपूर्वक सुनते चलिए। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यही बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का पैटर्न है। इसी लेवल के प्रश्न आपके भी पेपर में देखने को मिलेंगे। तो सब लोग ध्यान दीजिए। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में जो रक्तचाप होता है वो कितना होना चाहिए, तो 120/80 mmHg। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, mmHg, ठीक है ना। यूनिट भी याद रखिएगा, mmHg। तो 120/80 mmHg, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 120 जो है ना, इसके बारे में जान लीजिए। 120 का जो रक्तचाप रीडिंग है, यह सिस्टोलिक रक्तचाप को दर्शाता है। यह जो है सिस्टोलिक, यहाँ मैं लिख देता हूँ सिस्टोलिक, यह सिस्टोलिक रक्तचाप को दर्शाता है 120। और 80 जो है ना, यह डायस्टोलिक रक्तचाप को दर्शाता है। यह दर्शाता है डायस्टोलिक रक्तचाप को, यह दर्शाता है डायस्टोलिक रक्तचाप को। क्लियर है। अच्छा, जो रक्तचाप है वो किस यंत्र से मापा जाता है, तो वो स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। तो इसे भी साथ साथ आप ध्यान रखिएगा। तो एक प्रश्न के साथ साथ देखिए, मैं आपके 3-4 प्रश्न कवर करवाते चल रहा हूँ। चलिए, उसके बाद देखिएगा, और ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव युग्मनज और मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात कितना होता है। अब देखिएगा, मानव जाइगोट में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है ये 46 होती है, ठीक है ना। मानव जाइगोट में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। और मानव स्पर्म यानी कि मानव शुक्राणु में जो है क्रोमोसोम की संख्या होती है 23। अब इसका अनुपात आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 दूना 46, तो ये 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। अगर जोड़ा में पूछा जाएगा तो आप 46 भी ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि ट्राइट्रियम, यहाँ पर देखिएगा, ट्राइट्रियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है। देखिए, ट्राइट्रियम जो होता है, ट्राइट्रियम ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन का यह एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। एक आपका हो जाएगा प्रोटियम, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्रोटियम किसका समस्थानिक है, तो याद रखिएगा प्रोटियम। एक हो गया आपका ड्यूटेरियम, एक आपका हो गया ड्यूटेरियम, ठीक है ना, ड्यूटेरियम। क्लियर। तो देखिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये तीनों जो हैं ये आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। क्लियर। और ये ड्यूटेरियम जो है, इसी को भारी जल कहा जाता है। भारी जल का जो सूत्र होता है ये आपका D2O होता है, ठीक है।
तो याद रखिएगा यहाँ पर ट्राइटेरियम पूछा गया है, किसका समस्थानिक है तो हाइड्रोजन का। प्रोटियम पूछेगा तो भी हाइड्रोजन का। ड्यूटेरियम पूछेगा तो भी याद रखिएगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में, बताइए हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है। देखिए हेडलाइट की बात करते हैं कार या मोटर गाड़ी में, तो हेडलाइट लैंप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर अवतल दर्पण हो जाएगा। अच्छा साइड मिरर के रूप में पूछता है तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा अवतल दर्पण का उपयोग जो है सोलर कुकर में भी किया जाता है। सोलर कुकर में पूछा जाता है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण का। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से मैंने 8 से 10 बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा। देखिए कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है, इसमें से कौन सा कोयला। तो देखिए कोयला की अगर हम बात करते हैं तो कोयला के कुछ किस्म हैं, याद रखिएगा, जैसे कि एंथ्रासाइट, यहाँ पर देख सकते हैं एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, ये सब कोयले के रूप हैं। ठीक है। और देखिए कोयला में जो कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है वही कोयला सर्वोत्तम किस्म का होता है। तो सर्वोत्तम किस्म का कोयला जो होता है ये एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा जो होती है ये अधिक होती है। अच्छा बिटुमिनस जो होता है ये सामान्य किस्म का कोयला होता है। पूछा जाएगा कि कौन सा कोयला सामान्य प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा बिटुमिनस। अच्छा उच्च प्रकार का, उच्चतम प्रकार का एंथ्रासाइट है, और लिग्नाइट जो होता है ये निम्न प्रकार का कोयला का प्रकार होता है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है। बताइए सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा ये जो होता है सूडो आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तो यहाँ पर बात करते हैं एपिथेलियम क्या होता है। तो यह एक ऐसा एपिथेलियम कोशिका होता है, ये सूडो स्ट्रेटिफाइड, ये एक ऐसा एपिथेलियम कोशिका होता है जिसमें सिर्फ एक परत कोशिका की होती है। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ट्रैकिया तथा ब्रोंकाई में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ट्रैकिया और ब्रोंकाई दिया गया। यहाँ पर ब्रोंकाई इस तरह, ये ब्रोम्भाई नहीं होगा, इस तरह से आप ब्रोंकाई ब्रोंकाई बना लीजिए, ये ब्रोंकाई ऐसे। ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रैकिया और ब्रोंकाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। शक्ति यानी कि पावर का बात पूछा जा रहा है, तो पावर का जो होता है वाट होता है। वाट यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर ना। अच्छा 1 हॉर्स पावर में पूछा जाता है कि कितना वाट होता है 1 हॉर्स पावर एक अश्व शक्ति में, तो 746 वाट होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए ये न्यूटन जो है ये बल का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है। जूल जो होता है ये आप कह सकते हैं कि ऊर्जा का मात्रक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। ताप बढ़ने से, देखिए ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध जो है ये बढ़ता है, और अर्धचालक का प्रतिरोधकता जो है ताप बढ़ने पर घटता है, अर्धचालक का, सेमीकंडक्टर का। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई वस्तु, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, जिस पानी में तैर रहा हो उस पानी में नमक मिला दिया जाए तो क्या प्रतिफल होगा। देखिए जल में नमक मिला देने से जल का घनत्व बढ़ता है, जिससे कि उसके उत्प्लवन बल में बढ़ोतरी होती है, और तैरती वस्तु पर ऊपर की ओर ज़्यादा उत्प्लवन बल काम करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से देखा जाए तो तैरती वस्तु जो है डूबा हुआ आयतन यानी कि ऊपर की ओर निकल जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। वस्तु का आयतन जो द्रव में डूबा हो वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, फटाफट बता दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। 94 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मृदा में यानी कि मिट्टी में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किसे पुनः स्थापित करते हैं जो रासायनिक उर्वरकों के निरंतर उपयोग करने से अम्लीय हो जाता है। बताइए। देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन का यह बुक है, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है,
और पूरा जो आपका सिलेबस है, पूरा जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित है। देखिए इस बुक की खासियत मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो दिया गया है कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंक के पूछे जाएंगे। तो ये पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ देखिए विषय सूची में आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो अभी 2025 में पेपर हुआ है। 2024 का भी इसमें, 2023 का भी, 22 का भी क्वेश्चन पेपर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विषय है पूरा यहाँ पर डिटेल में जो है सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे सभी विषय के। हिंदी का देख लीजिए, उसी प्रकार से सामान्य विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन का, इंग्लिश का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनिंग का। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिएगा पूरा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। और ख़ास बात क्या है कि इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है वो पूरे डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत ही बेस्ट बुक है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए चक्षु के स्टडी गाइड के साथ साथ आप चक्षु पब्लिकेशन का बिहार डीएलएड का ये प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं और आप अपनी तैयारी को इसके साथ और भी मजबूत कर सकते हैं। देखिए रासायनिक उर्वरक के निरंतर उपयोग करने से मृदा में नाइट्रोजनी यौगिक, जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, उनका पुनः स्थापन होता है जिससे कि मृदा का पीएच मान घट जाता है तथा मृदा जो है अम्लीय बन जाती है। अब देखिए मैंने आपको पीएच स्केल के बारे में पहले भी बताया है। पीएच स्केल का रेंज क्या होता है, 0 से लेकर के 14 तक, बीच में 7 होता है। जिस भी वस्तु का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। जैसे कि खाने वाला नमक उदासीन होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है, ठीक है। और जैसे 7 से अधिक बढ़ेगा वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और जैसे ही 7 से कम होते जाता है वो अम्लीय प्रकृति का होता जाता है, अम्लीयता उसकी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया गया है वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वायु प्रदूषण संकेतक पौधा है, बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लाइकेन जो होता है, लाइकेन ये वायु प्रदूषण का संकेतक होता है, लाइकेन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यूटेन जिसका अणुसूत्र दिया गया है C4H10 है, में कितने सहसंयोजी बंध है ब्यूटेन में, बताइए। ब्यूटेन की बात हो रही है। तो ब्यूटेन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये सब में जो है आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना। ये एल्केन ग्रुप का है ना, और सब पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 5, 2 देखिए 7 और 3 देखिए 10 हो गया ना, 10 हाइड्रोजन 4 कार्बन। तो वहीं पूछा गया है कि ब्यूटेन में कुल सहसंयोजी जो है बंधों की संख्या कितनी है, बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इसमें से 13, ठीक है ना, 13 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश श्वसन में भाग लेने वाले कोशिकांग है, प्रकाश श्वसन में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है। तो देखिए प्रकाशीय श्वसन में भाग लेने वाला जो कोशिका का अंग है वो आपका क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है और पेरिक्सीसोम है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, क्लियर, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए और पौधे में श्वसन पत्तियों में उपस्थित जो स्टोमेटा होता है उसी में होता है, रंध्र स्टोमेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय पथ होता है। जब किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा जो तय पथ होता है वह परवलय आकार का होता है। ऊपर जाती वस्तु तथा नीचे आती वस्तु का त्वरण हमेशा समान होता है, परंतु विपरीत चिन्ह का प्रयोग होता है। ऊपर जाती के लिए जो है त्वरण निगेटिव होता है -g, ठीक है ना, और नीचे आती के लिए आपका पॉजिटिव होता है, और g का यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा परवलय के आकार का, परवलयाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा कि बाह्य विलयन होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, बताइए। तो देखिए जब किसी कोशिका के बाहर स्थित विलयन का सांद्रण कोशिका के अंतः सांद्रण से अधिक होता है तो ऐसी स्थिति हाइपोटोनिक कहलाती है। क्या कहलाती है, ये हाइपोटोनिक कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है, पदार्थ का जो आपका गमन होता है वो कोशिका में होने लगता है तथा कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द्रव की सतह पर वाष्पीकरण होता है क्योंकि सतह पर मौजूद कण, अब देखिए सभी ऑप्शन को आप देखिए,
ठीक है, दिख रहा है सभी ऑप्शन। द्रव की सतह पर वाष्पीकरण होता है क्योंकि सतह पर मौजूद कण। तो देखिए द्रव का वाष्पीकरण का जो रेट होता है, दर होता है, वो निम्न बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि तापमान पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर, हवा की गति पर, द्रव के क्षेत्रफल पर जो हवा के संपर्क में हो, अंतः द्रव का ऊपरी परत जितनी तेज हवा से संपर्क में होगा वाष्पीकरण का दर उतना ही अधिक होगा। तो इन सब बातों पर ये आपका निर्भर करता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हवा के कणों के साथ अधिक बल से खींचे जाते हैं। इसीलिए चलिए जो मैंने पॉइंट बताया है उसको आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है? ओजोन परत का तो निश्चित सी बात है, ओजोन परत जो है यह अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं उनको रोक करके हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? करेक्ट आंसर फटाफट ऑप्शन पढ़ करके सब लोग बताइए। तो देखिए अल्ट्रा वायलेट किरण को सीमित मात्रा में आने देना। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणें त्वचा कैंसर का कारण होती हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए अयस्क किसका मिश्रण होता है? अयस्क जो होता है, अयस्क धातु, अधातु तथा इनके यौगिकों का मिश्रण होता है। और इस मिश्रण में से कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मिट्टी, धूल, कण वगैरह भी मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसमें से? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा धातु, अधातु दिया गया है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, यह वजन बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर m = 20 kg दिया गया है, तो वजन यानी कि वेट इक्वल टू क्या होता है? mg होता है। तो m कितना हो जाएगा? मास यहाँ पर 20 किलोग्राम दिया गया है, g का मान कितना होता है? 9.8 होता है, ये आप जानते हैं। ये डेसिमल हटाएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, 98 दूना कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा न्यूटन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 196 न्यूटन तो कहीं नहीं दिया गया है, बट जब इसको आप डाइन में बदलेंगे ना तो 196 गुना 10 के पावर 5 डाइन हो जाता है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है, तो 196 गुना 10 के पावर 5 कर देंगे तो इतना निकल के आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? सूचक की तरह, इंडिकेटर के रूप में। तो इंडिकेटर के रूप में अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा हल्दी, मिथाइल ऑरेंज, फिलोन्थेफिलिन, इन सब का प्रयोग किया जाता है। मूली का प्रयोग जो है ये इंडिकेटर के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, हल्दी प्राकृतिक सूचक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए अब हमारा ये आ गया सामाजिक अध्ययन वाला सेक्शन। 20 प्रश्न साइंस से और 20 प्रश्न सामाजिक अध्ययन से पूछे जाते हैं। देखिए किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? तो देखिए किस जो है संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में हुआ था। इसी के द्वारा जो है लोकसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष किया गया था। फिर क्या हुआ था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 का, इसके द्वारा पुनः जो है 5 वर्ष कर दिया गया था 42वां के द्वारा, पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, इसको लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके द्वारा जो है प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस का जनक जो है किसको कहा जाता है? तो जेम्स अगस्टस हिकी को कहा जाता है। 1780 में जो है इसी ने जो है बंगाल गजट का जो है बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। बंगाल गजट, ठीक है ना, बंगाल गजट, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने शुरू किया था? जेम्स अगस्टस हिकी ने 1780 में जो है, ध्यान रखिएगा, इसको भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है। चलिए, और भारत में प्रेस का मुक्तिदाता अगर पूछेगा, मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, मेटकॉफ को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? विधान परिषद जो है आपको पता है कि कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में। राज्यों का नाम भी याद रखना है। सबसे पहले अपना बिहार याद रखिएगा, फिर बगल में देखिए उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद देख लीजिएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। ठीक है, चलिए, और बिहार में विधानसभा की 243 सीट है, 243, और विधान परिषद की 75 सीट है। ये जरूर आप याद रखिएगा। देखिए कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? कहलगांव बिहार में पड़ता है और यह बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है? तो ये भागलपुर में है।
ठीक है ना। और कांटी है, एक कांटी थर्मल प्लांट, कांटी, तो कांटी कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पर भागलपुर हो जाएगा। अब बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? बेगूसराय में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के लिए ब्राजील में खाली संदियागा में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले। तो देखिए 1992 में जो है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था और ये ब्राजील में हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए रियो डी जेनेरियो में जो है 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले थे। यहाँ से 3 प्रश्न बन गया। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ पर? ब्राजील में। ब्राजील के किस शहर में? तो रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऊपरी सिलेसिया, और फ्रेंड्स देखिए आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्रसंघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच ऊपरी सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया था? बताइए। तो ये किया था, आपको जर्मनी और पोलैंड के बीच क्षेत्रों को विभाजित किया था। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। 1921 में जो है राष्ट्रसंघ ने जनमत संग्रह के आधार पर जर्मनी और पोलैंड के बीच क्षेत्रों को विभाजित किया था, जिसको ध्यान रखिएगा। चलिए भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुआ था? देखिए भारत में जो है पहली बार रेल चलाया गया था बम्बई से लेकर के थाने के बीच में। उस समय वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी था। 1853 में चलाया गया था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 1853 में 34 किलोमीटर तक। ठीक है, चलिए समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो देखिए भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। 1498 में ये भारत आया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर पूछा गया है कि समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण करने वाला सबसे पहला व्यक्ति, तो मैंने आपको बताया था कि ये मैगलन था। मैगलन याद रखिएगा, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला ये पहला व्यक्ति मैगलन था। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैगलन। चलिए उसके बाद देखिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा, देखिए प्राथमिक ऊर्जा की बात करते हैं तो यहाँ पर विद्युत हो जाएगा, ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब आ जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर विद्युत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दाल के लिए, तो यहाँ पर देखिएगा पूरा ऑप्शन आप देख लीजिए, दाल के लिए कौन सा सही नहीं है इसमें से। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें तो यहाँ पर देखिए दाल रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती है। फिर कह रहा है कि दलहन फलीदार फसलें हैं, वे अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाए जाते हैं। दालों को गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है। देखिए कुछ दाल रबी में भी होते हैं, कुछ दाल खरीफ में भी होते हैं। बिल्कुल ये सही है आपका, ये फलीदार फसल होते हैं और वे अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाए जाते हैं। आपके समय में अभी खेत में उगाया भी गया होगा बहुत सारे दालें, तो बिल्कुल ये भी सही है। और दाल को जो है अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, बट यहाँ पर दिया गया कि गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है, नहीं, यही स्टेटमेंट जो है आपका गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो इसके तात्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या। तो देखिए ऑस्ट्रिया के राजकुमार की बोस्निया की राजधानी है सेराजेवो, वहीं पर हत्या, यही तत्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। दूसरा विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो पाक जल संधि जो है ये भारत को पाकिस्तान से, नहीं ऐसा मत समझिए पाक दिया गया तो पाकिस्तान से, श्रीलंका से भारत को अलग करता है, इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व अपना बिहार राज्य में है। ठीक है, और सबसे कम यानी कि सबसे न्यूनतम जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो सबसे ज़्यादा भी याद रखिए, सबसे कम भी याद रखिएगा। ठीक है ना, बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और वहीं जो है अरुणाचल का मात्र 17 है। उसके बाद देखिएगा कि सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? सत्ता में भागीदारी, तो जब सत्ता में जो है विभिन्न समुदायों के लोगों का भागीदारी होगा तो निश्चित रूप से जो है जो समुदाय हैं अलग अलग उनके बीच टकराव कम होता है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है, बताइए। तो देखिए भारत में अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। तो यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? कल ही आपने देखा होगा 26 जनवरी के दिन उन्होंने ध्वजारोहण किया है। नाम आप लोग जरा कमेंट करके बताइए। चलिए उसके बाद देखिए किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं, बताइए। लोकतंत्र को तो ये कहा जाता है जनमत संग्रह के आधार पर, ठीक है ना। जनमत संग्रह के आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहा जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जनमत संग्रह। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति, तो देखो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत आपको पता है कि इंग्लैंड में हुआ था। और किस चीज़ के उद्योग से? तो सूती वस्त्र उद्योग से वहाँ पर जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे मालों की अधिक उपलब्धता थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इंग्लैंड हो जाएगा, ये औद्योगिक क्रांति हो गया। अच्छा, एक ग्लोरियस क्रांति है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, वो भी इंग्लैंड में हुआ था 1688 में, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन पूछा जाता है कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1688 में। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एक अधात्विक खनिज है? अधात्विक, धात्विक नहीं, अधात्विक, नॉन मेटालिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे चूना पत्थर है अधात्विक, इसका फॉर्मूला CaCO3 होता है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए सीसा, कॉपर, टिन, ये सब धात्विक खनिजें हैं। चलिए भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेवार गैस कौन सा था? भोपाल गैस त्रासदी, ये घटना 1984 की है, 3 दिसंबर 1984 की। यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी है, वहाँ पर जो है किसके रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का, मिथाइल आइसोसाइनाइड का, इसी के रिसाव से। मध्य प्रदेश में है ये भोपाल, वहीं पर हुआ था। यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी है, उसी के प्लांट में जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मीन कैंप किसकी रचना है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मीन कैंप जो है ये हिटलर की रचना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, हिटलर की रचना है। फ्रेंड्स अपना स्कोर बताइए, इसको लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। हिटलर की रचना है मीन कैंप। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की रचना है, याद रखिए।